अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं दी टॉक शो और मैं हूं बतूल राजपूत। आज हम दो अहम जावियों से बात करेंगे। जेल भरो तहरीक कहां तक पहुंची, लोग कितने इंटरेस्टेड हैं। वो जो 18,000 का फिगर अनाउंस किया था असद कैसर साहब ने, हर यूनियन काउंसिल से 10 बंदे निकलेंगे, क्या वो फिगर पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है या नहीं। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, वो आपके साथ शेयर करना बड़ा ज़रूरी है। उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि एक तरफ PTI की जेल भरो तहरीक है और दूसरी तरफ पाकिस्तान की जेलों की सूरत हाल है। बलूचिस्तान की मैं आपको सूरत हाल बताती हूँ कि बलूचिस्तान का महकमा जेल खाना जात माली मुश्किलात का शिकार है। कैदियों को खाने के लिए राशन मुहैया नहीं किया जा रहा। ठेकेदारों ने 2-2 साल से वाजिबात अदा नहीं किए और राशन की सप्लाई बंद करने की भी धमकी दी जा रही है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर बलूचिस्तान में PTI जेल भरो तहरीक शुरू करे तो वहाँ तो आपको इजाफी फंड्स देने पड़ेंगे, और इजाफी फंड्स ना मिलने की शिकायत तो KPK में भी PTI की गवर्नमेंट करती रही है। तो ये एक ऐसी खबर है जिससे हमें एक अलग चीज़ का पता चलता है कि आपकी जेलों की तो हालत ये है, तो आप जेल भरो तहरीक में किस तरह से जान डालेंगे। ये तो लोगों को डराने वाली बात है। और जिस तरह का इंटरव्यू शाह महमूद कुरैशी ने दिया था, बल्कि रिपोर्टेडली एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट ने ये रिपोर्ट किया कि उन्होंने कहा है कि मैं जेल में नहीं रह सकता, मुझे एक मखसूस बीमारी है जिसकी वजह से मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा जेल में रहना, ये तो मुझे बहुत दूर ले आए हैं। तो अगर यही जज्बा PTI की लीडरशिप रिफ्लेक्ट करती रही तो कारकुनान कैसे जमा होंगे। और एक और अहम खबर कि आज को नोटिस हुआ इलेक्शंस करवाने के ऊपर, कल भी उसकी समाअत हुई, आज भी समाअत हुई, और उसका लुब्बे लबाब यह है कि अब तक हम इसी सवाल में उलझे हुए हैं कि इलेक्शन की डेट किसने देनी है। इलेक्शन के हवाले से जो बेंच तश्कील दिया गया है उसमें इख्तलाफी नोट के हवाले से जब ज़्यादा बातचीत हुई तो ये पता चला कि जजेस में भी इख्तलाफ है। क्या उन जजेस को दोबारा उसमें एडजस्ट किया जा सकता है, जैसे जस्टिस काजी फायज ईसा और दूसरे जज, क्या ये मुमकिन हो पाएगा। और एक तरफ ये भी सवाल उठ रहा है कि KPK और पंजाब की असम्बलियाँ ही जो टूटी गई हैं जिस तरीके से, वो भी एक सवालिया निशान है। तो क्या ये एक लंबी कानूनी लड़ाई शुरू हो जाएगी जैसे पंजाब असम्बली में हमने देखा, पंजाब असम्बली के मामले में। और अगर कोर्ट मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज़ को फरीक बनाती है तो बहुत लंबा मामला चल जाएगा। तो इलेक्शंस तो 90 दिन के अंदर करवाने ही करवाने कानून के मुताबिक। इस पर हम तफसील से बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त अफजल खान साहब मौजूद हैं, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन। नदीम कुरैशी साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, रहनुमा PTI। सरदार रमेश सिंह ने मुझे ज्वाइन किया, रहनुमा PMLN। और माजिद निज़ामी सीनियर जर्नलिस्ट मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करें। बहुत शुक्रिया आप सबका ज्वाइन करने के लिए। सरदार रमेश सिंह साहब, मुझे बताइए कि ये इस वक्त जो कोर्ट में सूरत हाल है और मामला जिस तरफ बढ़ रहा है, और पीपल्स पार्टी के वकील की तरफ से जो जिन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया, तो आपको नहीं लगता कि आप लोग जिस तरह से हैंडल कर रहे हैं चीज़ों को, मामला तो तवालत का शिकार हो जाएंगे आगे जाके? देखिए जी, बात ये है कि इमरान खान साहब ने नारा लगाया सबसे पहले कि हम कौमी असम्बलियों से इस्तीफा दे देंगे, दे दिया इस्तीफा। फिर उसके बाद उनको याद आया, ओहो ये तो मैंने गलत किया, अब वो वापस कौमी असम्बलियों में जाना चाहते हैं। फिर कहा कि हमने जनाब पंजाब असम्बली में नहीं बैठेंगे, हम सूबाई असम्बली KPK में भी नहीं बैठेंगे। हमने कहा ये भी अपना रंजा राजी कर लो। उन्होंने पंजाब असम्बली से भी निकल गए, उसके बाद सूबाई असम्बली KPK से भी निकल गए। आज उनके अपने जो हवारी हैं, जो उनके अपने साथी हैं, वो खड़े होकर इन लोगों को कह रहे हैं यार अगर एक उस टाइम फड़िया जाता तो साड़ी पंजाब असम्बली बच जाती। तो सवाल ये पैदा होता है, इमरान खान साहब की जो अना है ना, ये सारा सिस्टम अब अना की भेंट चल रहा है। खान साहब को है ना खेटेंगे ना खेटे दांगे। खान साहब को तकलीफ अब ये है कि अगर मैं वज़ीर आज़म नहीं रहा तो ये मुल्क क्यों खड़ा अपने पाँव में। अगर मैं वज़ीर आज़म नहीं रहा तो मेरी पार्टी को कोई और बंदा वज़ीर आला क्यों बना है। अगर मैं वज़ीर आज़म नहीं रहा तो मेरे ये जो साथ बैठे हैं लेफ्ट साइड पे, जो मेरे हर वक्त चमचे कटसे बन के फिरे होते हैं, अब वो क्यों इन मुराद को झूठे। अब मसला ये कि इन्होंने बड़ा शोर शराबा डाला कि जेल भरो जेल भरो जेल भरो, तो उनकी नाकाम होगी। अब उसके बाद जमानत दो की एक नई तहरीक चल पड़ी है। ये वो ठीक कहते हैं, ये तहरीक इंसाफ, ये तहरीक इंतशार है। और ये जो तहरीक इंतशार है, ये सिर्फ इंतशार इनके, ये नहीं कि ये इंतजार ग्रास रूट लेवल पे, इस इंतजार ने मुल्क को खोखला कर दिया। और ये इतना बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है इस स्टेट के लिए इमरान खान कि अब इसकी जो होंद है वो इस पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और ये मेरा ख्याल है तमाम पाकिस्तानी को सोचना चाहिए जिस तरीके से। नदीम कुरैशी साहब मेरे साथ रुकिएगा। सरदार रमेश सिंह साहब, आपके पास आने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि मरियम नवाज ने क्या कहा है इस केस के हवाले से, नॉट पर्टिकुलरली इस केस के हवाले से, लेकिन उन जजेस पे एतराज़ किया। नाम लेके हम नाम तो नहीं आपको दिखा सकते, लेकिन जो उन्होंने कहा है वो आपको सुनवाते हैं। जी, हमारे कान पक गए सुन सुन के साजिश हो गई, साजिश हो गई, साजिश हो गई। आज मैं सरगोदा के जरिए कौम को बताऊंगी
कि जो साजिश हुई थी वो असल में नवाज शरीफ के खिलाफ हुई थी। जो स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं आज पाकिस्तान के हालात के ये जिम्मेदार हैं। इनका सरगना जनरल रिटायर्ड फैज हमीद था, जिसने अपने आप को खुद ही पाकिस्तान का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपॉइंट कर लिया था। नवाज शरीफ तो वो मोहरा नहीं बन सकता था ना। नवाज शरीफ आपकी कुवत से आता था, नवाज शरीफ अवाम का नुमाइंदा था, नवाज शरीफ उसका चेहरा नहीं बन सकता था। तो फिर उसने किसको उठाया? इमरान खान घड़ी चोर को उठाया। और इन्होंने कहा जो कॉम्प्रोमाइज जज था, जो करप्ट जज था, चाहे वो खोसा हो या वो साकिब निसार हो, बाबा जहमत हो या वो इजाजुल एहसन हो या वो मुजाहिर अली नकवी हो, अजमत सईद हो, वो इजाजुल एहसन याद है ना, अब चीफ जस्टिस बनने के ख्वाब देख रहा है, वो पैनामा बेंच में बैठा था, नवाज शरीफ को नाअहल करने वालों में बैठा था। और आज तक नवाज शरीफ को नाअहल हुए वे 5-6 साल गुजर गए, लेकिन आज भी कोई भी नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमा हो, आज भी जज बनकर बैठा होता है उसमें। सरदार रमेश सिंह से मरियम नवाज का शॉट चलवाएं। ठीक है सरदार साहब, मरियम नवाज ने जजेस को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने ये भी ओपिनियन दी कि इनको तो खुद ही रिज़ाइन कर देना चाहिए, क्योंकि वो एक राय रखते हैं PMLN के बारे में अकॉर्डिंग टू देम, और राना सनाउल्लाह ने भी इसका इजहार किया। तो आप मुझे बताएं कि आप मुतमईन हैं, क्योंकि इतने बड़े इशू पे लार्जर बेंच बनना चाहिए, और डाइवर्सिटी एक ओपिनियन में वो भी एक अच्छी बात है, लेकिन ऐसा बेंच होना चाहिए जिस पे तमाम जमातों को एतराज़ हो। तो आपको मुनासिब लग रही है पीपल्स पार्टी की ये बात? देखिए मैडम, बात सुनिएगा, अगर मरियम नवाज साहिबा आज ये बात कर रही है तो उस बात पे एक वजन दिया, और उस बात के पीछे पूरी आप ये देखिए कि मियां नवाज शरीफ साहब को निकाला किस तरह था, और जिस तरह की वर्डिंग यूज की थी, सिस्लियन माफिया और कौन कौन से ऐसे अलकाबात से नवाजा गया था, और इतना बड़ा हवा क्रिएट करके आपने निकाला उनको अकामा पे के बेटे से पैसे दिए। आज तो एक अकामा नहीं, हजारों अकामे निकल आए। आज आप तोशा खाना से शुरू हो जाए, आज आप चीनी का स्कैंडल देख लें, आज आप दवाइयों का स्कैंडल देख लें, आज आप पेट्रोलियम का स्कैंडल देख लें, कौन कौन से स्कैंडल हैं। और फिर जिस तरीके से ये डोगर केस तो कोई नहीं भूलेगा ना। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक तरफ आप ऐसी अलकाबात से नवाजते हैं, एक तरफ आप मियां नवाज शरीफ को अकामे की बुनियाद पर निकाल देते हैं। तो शरीफ फैमिली तो इस वक्त जिस तरीके से इफेक्ट हुई है, तो आज वो खड़ी होकर अगर बात करती है तो इस बात पे वजन है और उनकी बात को सुनना चाहिए। और जहां तक आप कहेंगे कि फुल बेंच बनना चाहिए, तो फुल बेंच बनने में क्या हर्ज है? अगर इस वक्त तमाम पॉलिटिकल पार्टीज कह रही हैं, मार्क्सवादी तहरीक इंतशार के, क्योंकि उनके अपने इस वक्त उनका अपना एक एजेंडा, और वो एजेंडा पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने का एजेंडा है, वो एजेंडा पाकिस्तान को और वो कौम के सामने है। जिस तरीके से जब IMF हम जा रहे थे और उनके फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर ने जो एक लॉबी क्रिएट कर रहे कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जाए, तो ये सारी उसकी बातें हैं। और हम ये चाहते हैं कि एक फुल कोर्ट बेंच बने, और वो जज साहबान जिनके ऊपर अगर किसी की रिजर्वेशन आज आपके सामने आया, फारूक नायक साहब भी गए हैं, बाकी भी मुखला साहबान गए, उन्होंने कहा है कि उनको खुद उससे हर्ज नज़ीर। ठीक है, आप काइंडली सरदार साहब ऐसा रुकिएगा, माजिद निजामी को शामिल करते हैं। माजिद, मुझे बताइएगा, क्या हम इस तरह के, ऑल्दो यू डील थिंग्स पॉलिटिकली मोर, लेकिन आप चूंकि इतने नॉलेज हैं इस बारे में, तो बताइएगा कि इस तरह की मिसाल हमें पहले मिलती है कि जजेस में एक वाज़े डाइवर्सिटी ऑफ ओपिनियन हो, और ये भी लगता हो कि वो आगे जाके केस को इन्फ्लुएंस कर सकता है, और फिर उसमें एक ऐसा फैसला सामने आया हो जो मुल्क के लिए बड़ा अच्छा साबित हुआ हो? जी बहुत शुक्रिया। इसमें 3 बातें अहम हैं। एक तो ये है कि चूंकि सियासतदानों के हाथ से बदकिस्मती से मामला निकल चुके हैं जो कि नहीं निकलने चाहिए थे, तो अब ये अदालत की तरफ सियासतदान खुद लेके गए हैं, इसलिए इन्हें वहां से जो भी फैसला आएगा उसे कबूल करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि माजी में हमारे पास ऐसी कई मिसालें हैं। उसमें 97 का जो दौरे हुकूमत मियां नवाज शरीफ का जब
जजेस के हवाले से कशीदगी हुई थी और फिर सुप्रीम कोर्ट में हमला भी हुआ था, तो उस वक्त भी इस तरह के इल्जामात सुनने और देखने में आए थे, जिसका बहरहाल कोई अंजाम इतना अच्छा नहीं हुआ था। लेकिन अब वक्त चूंकि बहुत गुजर चुका है और अब लोग समझते हैं कि हमें अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाना है तो उसके फैसलों का एहतराम भी करना होगा। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो मरियम नवाज की तकरीर है उसका एक और पहलू भी है। उसका पहलू ये है कि चूंकि मुस्लिम लीग नून के पास आइंदा इलेक्शन में परफॉर्मेंस के नाम पे या कारकर्दगी के नाम पे बताने के लिए कोई 5 से 10 अहम पॉइंट्स नहीं हैं, तो इसलिए वो अपना एक पॉलिटिकल नैरेटिव सामने लेके आ रहे हैं और वो ये चाहते हैं कि परफॉर्मेंस की बजाय एक सियासी बुनियाद पे, एक सियासी बयानिया पे अगला इलेक्शन लड़ा जाए, क्योंकि परफॉर्मेंस और मुआशी हालात इस कदर दिगरगू हैं कि वहाँ से वो आवाम को कुछ अच्छी खबर नहीं दे सकते। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक इन्होंने डाइवर्जन क्रिएट की है ताकि आवाम को इससे इंगेज किया जा सके। एक बड़ा सतही और एवरेज क्वेश्चन है माजिद मेरे पास आपके लिए, अपनी ओपिनियन से आगाह कीजिएगा। 75 इयर्स की हिस्ट्री में क्या हमें वाकई इस पॉइंट पे आके इतना कंफ्यूज होना चाहिए था, या इसमें वाकई किसी अदालती रुजू की जरूरत थी कि इलेक्शन की डेट किसने देनी है? जी, इसमें बुनियादी मसला ये है कि आईन पाकिस्तान में जो चीज़ें मौजूद हैं, आइन बनाते वक्त या उसमें तरामीम करते वक्त ये किसी के ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था कि कोई ऐसी सियासी सूरत हाल आ सकती है कि जिसमें इलेक्शन की डेट देने वाला ही कोई ना हो। तो इस प्रोसेस की जो बिल्कुल हतमी शक्ल है वो इस हवाले से नहीं थी। इसी तरह का एक और मसला बुनियादी सियासत का सामने आया है कि चौधरी निसार ने और इसहाक डार ने हलफ ही नहीं लिया। तो पहले कोई तसव्वुर ही नहीं कर सकता था कि कोई आदमी मुंतखब होने के बाद असम्बली नहीं जाएगा। तो इस तरह के कुछ ऐसे वाकयात हैं जो ये पिछले 4-5 साल के अंदर नए सामने आए हैं। तो इसलिए चूंकि पार्लियामान अपने मसले खुद हल नहीं कर रही, तो इसलिए फिर ये पहली मर्तबा अदालत की तरफ जाना पड़ रहा है। लेकिन रूटीन में यही होता रहा है पहले कि गवर्नर डेट दे दिया करता था। जी बिल्कुल ऐसे ही होता था। उस प्रोसेस में इस चीज का इम्कान भी मौजूद नहीं होता था कि कोई ऐसा वक्त आएगा कि लोग इलेक्शन की तरफ जाना ही नहीं चाहेंगे, जो कि मैं समझता हूँ कि हुकूमत की तरफ से एक नाअहली है। इलेक्शंस चूंकि आइन का एक हिस्सा है और इलेक्शन की बुनियाद पर ही हुकूमतें बनती हैं, तो इसलिए अगर इलेक्शंस का वक्त आ गया है तो ये हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि वो उनका इनेकाद करवाने के लिए इक़दामात उठाए। ठीक है अफजल खान साहब, मैं एक स्टेटमेंट आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। जस्टिस मंदुखेल ने ये रिमार्क्स दिए कि सियासी मामलात को पार्लियामेंट में हल होना चाहिए, अपनी जमातों से कहें कि ये मामला अदालत सुने। और इससे पहले भी मंदुखेल साहब ने ये पॉइंट रेज किया कि जिस तरीके से असम्बलियाँ तहलील हुई हैं उसको भी एड्रेस किया जाना चाहिए। तो आपको लगता है कि इस तरह के रिमार्क्स के बाद ये मामला जल्दी सॉर्ट आउट होता हुआ दिखाई दे रहा है, ऑल्दो अदालत कह चुकी है कि हम वक्त ज़ाया किए बगैर इसको कंक्लूड करेंगे? बतूल राजपूत, एक क्लियर कट बात है कि क्या पाकिस्तान सरजमीन जो है वो आइन के मुताबिक चलेगी या आइन के बगैर रहेगी। अगर आपने इस पाकिस्तान को सरजमीन बेआइन बनाना है उसका एक हफ्ते में पता चल जाएगा। और इस दफ़ा कोर्ट में कोई लेकर नहीं गया, कोर्ट ने सो मोटो लिया है कि 1 महीना गुजर गया, बिल्कुल क्लियर कट लिखा हुआ है कि इलेक्शन होंगे नॉट लेटर देन 90 डेज। देखिए 60 दिन भी हैं और 90 दिन भी हैं। 60 दिन वो है कि अगर कोई बंदा फौत हो जाए या रिजाइन दे दे, अगर असेंबली टूट जाए तो उसके लिए 90 डेज है। अब 90 डेज के बाद यहाँ पे पाकिस्तान में इस वक्त बिल्कुल क्लियर कट, एक तरफ तमाम पार्टियां हैं, एक तरफ एक पार्टी है। वो तमाम पार्टियां और वो इलेक्शन में क्यों हिस्सा लें अगर उनको मुफ्त में जनरल बाजवा उनको हुकूमत में बिठा देता है और वो इक़्तिदार हासिल करने के लिए इलेक्शन लड़ती हैं, तो वो तो उन्होंने इक़्तिदार हासिल कर लिया। और ये उनको पता है कि ये जो आने वाला इलेक्शन है ये वाहिद इलेक्शन है कि उसके रिज़ल्ट सबको इंतखाबात से पहले मालूम है। अब इस वजह से वो इलेक्शन से दौड़ रहे हैं और इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है कि उसमें कोई समझने वाली बात को कि इसको समझा नहीं जा सकता। बिल्कुल क्लियर कट लिखा हुआ है कि इलेक्शन होंगे नॉट लेटर देन 90 लेकिन इस वक्त भी एक मिनट अफजल खान साहब, आप तो एज अ इलेक्शन एक्सपर्ट बात कर रहे हैं ना।
मैं एक इलेक्शन एक्सपर्ट की बात कर रहा हूं और वही आपको बात समझाना चाहता हूं कि ये कौन सी नासमझी वाली बात है कि आपको ये पता नहीं है कि इलेक्शन में वहां पे लिखा हुआ है आइन में कि इलेक्शन होंगे नॉट लेटर देन 90 डेज। और इसके साथ में एक चीज आपको बता दूं कि इस वक्त भी मौजूदा जो हुकूमत है, जिसको इंपोर्टेड हुकूमत कहते हैं या CIA की इम्पोज्ड हुकूमत कहते हैं या जनरल बाजवा की हुकूमत कहते हैं, वो जो उसकी लेजिटिमेसी और बाहर दुनिया में उसका जो एक किरदार है, उसको कहते हैं कि हम IMF का कर्जा भी आपको तब देंगे जब एक वाहिद अपोजिशन पार्टी वो इमरान खान भी उसके ऊपर साइन करे। अब मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं कि ये जो 90 दिन का टारगेट गुजर जाता है, अभी भी इनकी लेजिटिमेसी का ये हाल है, अभी भी दुनिया में इनकी रिकॉग्निशन का ये हाल है, तो उसके बाद कोई इनको मानेगा और पाकिस्तान की मईशत खराब होगी कि अफजल खान साहब माजरत के साथ आई वांट टू अंडरस्टैंड दिस कि आप एज एन इलेक्शन एक्सपर्ट बात कर रहे हैं और आप जनरल बाजवा का जिक्र कर रहे हैं जिनकी रेलेवेंस एक जमात के साथ रीसेंट पास्ट में रही है, लेकिन इस वक्त आप ऐसा दिखाई दे रहा है कि एक जमात का पॉइंट ऑफ व्यू ज्यादा उसको वजन कर रहे हैं। ऑल्दो परवेज इलाही तो ये परवेज इलाही तो खुलेआम कह चुके हैं कि जनरल बाजवा इमरान खान को सपोर्ट कर रहे थे। जी बतूल साहिबा, एक चीज याद रखें जी कि मैंने जिंदगी में किसी सियासी जमात को ज्वाइन नहीं किया, ना मैं कभी इन्फ्लुएंस हुआ हूं। मैं वो आदमी हूं कि हक को हक कहता हूं। मैं सिर्फ आपसे ये कहता हूं कि आईन में लिखा हुआ है कि इलेक्शन होंगे और जब भी सीट खाली होगी पाकिस्तान के जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसको आप डिसएनफ्रेंचाइज नहीं कर सकते। ना इलेक्शन कमीशन कर सकता है, ना एस्टेब्लिशमेंट कर सकती है, ना PDM कर सकती है और ना PTI कर सकती है। अगर कोई भी करेगा तो वो आइन के खिलाफ जाएगा। और अगर इस मुल्क में आइन की हुक्मरानी होगी तो वो अपने लिए आर्टिकल 6 को दावत देगा। इसमें कोई ऐसे अचंभे वाली बात नहीं है। लेकिन जो जनरल बाजवा वाली आपने बात की है वो तो आर्टिकल 6 है। बात सुने बतूल, मेरी राय अगर आप जानना चाहती हैं, अगर आपकी अपनी राय है वो आपकी अपनी राय आप बताएं। मैं आपको आईनी राय बताता हूं कि अगर आपने आइन के मुताबिक जाना चाहते हैं का तो जिक्र नहीं है ना, कहीं आइन में जनरल बाजवा का जिक्र नहीं है। आइन में इमरान खान का कहां जिक्र है? आप इलेक्शन एक्सपर्ट, मैंने ये आपसे कहा कि जो हुकूमत आई है ये आपको नहीं मालूम, बाकी तो सारी दुनिया को मालूम है कि ये जिसने इम्पोज की, जनरल बाजवा ने खुद माना है कि मैंने ये हुकूमत तब्दील की है। ये तो उसकी स्टेटमेंट में बता रहा हूँ। ठीक है अफजल खान साहब, आप मेरे साथ ही रहिएगा। सरदार रमेश साहब, मुझे ये नदीम कुरैशी साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये जो चेंज आ रहे हैं फेयर ट्रायल के हक में, ये कहा है, ये मुश्तरका तहरीरी नोट में कहा गया है आज समाअत में कि फेयर ट्रायल आर्टिकल 10A के तहत इन 2 जजेस को बेंच से अलहदा हो जाना चाहिए और पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से भी इसका प्रपोजल आया। तो आपको लगता है कि ये होना चाहिए और आप इसके हक में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में मुझे शामिल किया। मुझे लगता था शायद आज मैं सिर्फ सामने हूँ, मैंने सबको सुनना है, बोलना नहीं है। आपको याद आ गया, बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं आपको गुजारिश करता हूँ, माजी में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि PMLN ने किसी भी इदारे को, जहां इनके मफादात को, आज इनको अंदाजा हुआ कि हमारे मफादात जद पे हैं, हमें नुकसान पहुंचेगा, इन्होंने किसी इदारे को बख्शा हो। वो पाकिस्तान की अफवाज हो, पाकिस्तान की अदलिया हो, इलेक्शन कमीशन हो, FIA हो, बाकी लोग तो इनके सामने बिल्कुल कीड़े मकोड़ों की हैसियत रखते हैं। मैं समझता हूँ बुनियादी नुक्ता यह है कि मरियम नवाज जो अपने आप को फ्यूचर की प्राइम मिनिस्टर पोर्ट्रे कर रही हैं, उनकी जमात भी इसी तरह से उनको पकअप कर रही है और उनको उनकी प्लानिंग भी यही है। क्या उनको ये जेब देता है कि पाकिस्तान की 75 ईयर की हिस्ट्री में पहली बार वो ऑनरेबल सिटिंग जजेस की तस्वीर जलसागाह में लगाकर और उनको मेलाइन करें, उनको धमकियां दें, उनकी तकसीब करें? क्या किसी महज़ब मुल्क में तसव्वुर है इसका? ये सारी कहानियां, ये सारे किस्से, ये सारी अंडरवर्ल्ड की जो स्टैंडिंग्स और प्लानिंग्स हैं, ये सभी इस खास जमात के साथ जुड़ी हुई हैं। वो जस्टिस सजाद अली शाह की कोर्ट पर हमला हो, वो नवाज शरीफ साहब की असेंबलियों का एक हाई कोर्ट से डिसीजन लेके बजरिया मरहूम रफीक तारड़ उनकी बहाली हो, या बाद में हर उस फैसले पर जो इनके खिलाफ गया उस पर अदालतों को थ्रेट करना हो। मैं समझता हूँ देखने की बात यह है कि क्या इसी बेंच ने कासिम सूरी साहब की रूलिंग के खिलाफ फैसला नहीं दिया था? उस वक्त ये सब लोग पगले बजा रहे थे
और कासिम सूरी साहब ने उस साइफर को बुनियाद बनाकर आईन पाकिस्तान है कि असेंबली की प्रोसीडिंग चैलेंज नहीं हो सकती, इसके बावजूद इसी बेंच ने उस रूलिंग को सेट असाइड किया और मौजूदा हुक्मरानों को इस मुल्क पर मुसल्लत किया। जी बिल्कुल हो पाकिस्तान सकती है, तहरीक अगर इंसाफ कुछ ने गैर कोई आईनी एतराज हो नहीं तो किया था। रूलिंग हो मैं सकती है समझता हूँ ये चैलेंज। जी बहुत नदीम बड़ा कुरैशी साहब, मैं एक आपको याद अलमिया करवा है दूं, हमारा। जी नदीम कुरैशी साहब मैं आपको याद करवा दूं कि बिल्कुल स्पीकर की रूलिंग और कार्रवाई चैलेंज हो सकती है अगर वो गैर आईनी हो तो। ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आएंगे। शामदीद जी, नदीम कुरैशी साहब, मैं बस आपको याद दहानी करवाना चाह रही थी कि आप ये कह रहे हैं ना कि स्पीकर की रूलिंग या जो अदालती एक्सरसाइज है उस पे उसके खिलाफ कुछ नहीं हो सकता, एक्शन नहीं ले सकते। बिल्कुल ले सकते हैं अगर वो गैर कानूनी हो। और जो कासिम सूरी साहब ने किया था वो उनका इस्तेहकाक ही नहीं था, वो पावर एक्सरसाइज ही नहीं कर सकते थे। देखिए अब तो उस पर एक कोर्ट का डिसीजन आ गया, मुझे मेरे लिए मुनासिब नहीं है उस पर बात करना। मेरा कहने का मकसद ये है कि इसी बेंच ने, इन्हीं मोअज़्ज़िज़ जज साहबान ने फैसला दिया, पूरे पाकिस्तान ने उसको तस्लीम किया, हमने भी माना। देखने की बात इस पे बड़ी अहम है, क्या ये जो बेंच तश्कील दिया चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, क्या ये कोई नवाज शरीफ साहब की या पीएमएलएन के किसी जाती केस में है, उनके अगेंस्ट कोई केस चल रहा है? कतई नहीं है। पाकिस्तान की 2 सूबों की असेंबलियों के इंतखाब के हवाले से एक अहम तरीन पब्लिक इंटरेस्ट का एक ये केस है। और बजाय इसके कि वो लोग जो कहा करते थे वोट को इज्जत दो, वो लोग जो कहा करते थे जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, वो लोग जो प्रचार किया करते थे कि जी पाकिस्तान में पार्लियामान को स्ट्रांग होना चाहिए, वो क्यों इस एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल मूव की तरफ बढ़ रहे हैं? उन्हें क्या ऐसा खौफ है? बिल्कुल ठीक कहा अभी जो दोस्त यहाँ एनालिस्ट तज्जिया कर रहे थे। असल में पीडीएम की इस सरकार के पास, अब अवाम के पास जाने के लिए इनको बहुत बड़ी जरूरत चाहिए। ये अब अवाम के पास नहीं जाना चाहते। इनकी ख्वाहिश है किसी भी तरह से कोई ऐसा जादू हो जाए, कोई ऐसा मैजिक हो जाए, कोई इंटरनेशनल कानून इनको मिल जाए कि इनको लाइफ टाइम ये गवर्नमेंट मिल जाए, जब तक जिंदा है ये पाकिस्तान के लोगों पर हुक्मरानी करें। चूंकि इनके किसी एक्ट से ये नजर नहीं आता आम ठीक है आदमी नदीम को कुरैशी साहब, वो कि इनका काइंडली मेरे साथ हुक्मरानी से दूर रुकिएगा, होने का कोई इमरान खान ने जो कहा वो आपको सुनवाते हैं। आपने सुना कि इमरान खान किस तरह से मरीम नवाज को क्रिटिसाइज कर रहे थे कि आप जजेस की इस तरह से उनको रिडिक्यूल नहीं कर सकते, लेकिन ये रवैया में माजी में बाकी जमातों की तरफ से भी दिखाई दिया है। इस दफ़ा सिर्फ एक मॉडर्न एग्जाम्पल ये है कि जलसे में तस्वीर भी दिखा दी गई, लेकिन जो जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल की गई या जिस तरह से नाम लिया गया वो उसमें शायद ही कोई ऐसी जमात हो जिसने अपना हिस्सा ना डाला हो। जी सरदार साहब, मुझे ये बताइएगा, आपने सुना रमेश साहब नदीम कुरैशी का जवाब? उन्होंने ये कहा है कि आपका कोई पर्सनल केस तो है नहीं जिसमें आप कर रहे हैं, तो मुल्क के इंटरेस्ट का केस है, लेकिन फेयर ट्रायल इसमें कैसे इफेक्ट हो रहा है ये भी बताइएगा। मैं सारी बातें सुन रहा था। अब सवाल ये है कि हम इलेक्शन की तरफ ये बातें करते हैं, मुझे बताएं कौन सी बात करके इस तरीके ख्याल ने यू टर्न नहीं दिया? असेंबलियां तोड़ने से लेके एज ऑफ टुडे आप आज भी इलेक्शन करवा दें, जब ये इलेक्शन में हार जाएंगे तो ये फिर कहेंगे इसमें धांधली हुई है। और आज ये जो भड़के मार रहे हैं जनरल बाजवा, इम्पोर्टेड हुकूमत भी, इम्पोर्टेड हुकूमत तो बैकआउट करके आज तो हम अमरीका के साथ बैठे हैं, आज हम अमरीका की गोद में बैठे हैं। कल तक आप कहते रहे जी इनको अमरीका लाया, और आज हम कह रहे नहीं अमरीका इनको नहीं लाया। सवाल ये पैदा होता है कि हम इलेक्शन की बात करें कि इसमें 20 अरब रुपया इलेक्शन करवा दें, कौन सी इसमें रॉकेट साइंस है? आपका क्या नुकसान होना है? आप लोगों ने रुकने असेंबली नहीं बनना। आप नहीं चाहते 12 करोड़ के लोगों, 12 करोड़ के सूबे को मेरा भाई है नदीम कुरैशी साहब, आप काइंडली उनको जवाब पूरा होने दें। रखना चाहते हैं। जी 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 प्लीज। नदीम कुरैशी हमारा भाई है, इनके लिए हमारी नेक तो मनाए हैं, बट अब क्या करें, अभी गलत पार्टी बैठ गया। बंदे बहुत अच्छे हैं लेकिन पार्टी गलत में है। हम इनको दावत देते कि आप आए, हम आपको अच्छे प्लेटफॉर्म से लड़ाते हैं। एनी अब ये कि आज आप इलेक्शन करवा लें, मैं आपको लिख के देता हूँ, ये इलेक्शन जब हार देंगे तो फिर यही कंटेनर होगा, यही वावेला होगा और यही इनके रौले होंगे जो अभी डाल रहे हैं। नहीं, अब वो मान चुके हैं कि रिजाइन नहीं करना चाहिए था। अब इमरान खान ने कहा कि मैं अपनी गलतियों से सीख रहा हूँ, अब नहीं छोड़ने वाले असेंबली में आएंगे तो। डेस्क किसने बजाए थे जब इनको सिलेक्ट हुकूमत कहा गया था? खुद
वजीर आजम उस वक्त के इमरान खान ने डेस्क में जाके उस बात को वैलिडेट किया था कि यस आई एम सिलेक्टेड। लेकिन आप लोग इलेक्शन, आप लोग ने ये नौबत क्यों आने दी कि उसको नोटिस दिया जाए? आपके गवर्नर ने ये क्यों कहा? उनका आर्ग्यूमेंट कोई बाय करने को तैयार नहीं है कि आई वाज नॉट पार्ट ऑफ द प्रोसेस, तो मैं डेट नहीं दे सकता। बात करते हैं, कल गवर्नर साहब का एक प्रोग्राम था, आपने उस प्रोग्राम में सारा सुना होगा। कल गवर्नर साहब ने दुनिया न्यूज पे जो 8 बजे का प्राइम टाइम पे शो चला, उसमें सारा सुनिए गवर्नर साहब का पॉइंट किया था। अब सवाल ये है कि हम तो जमहूरियत पसंद लोग हैं, ये जमहूरियत में शब खून मारने वाले। इन्होंने जब एक असेंबली अच्छी खासी चल गई और इनकी अपनी हुकूमत थी, और हम बार बार इनको कह रहे थे भाई इस वक्त लोगों ने आपको मैंडेट दिया, आपके पास जो टाइम है, आप उस टाइम पे हुकूमत को खत्म होगी, फिर टाइम पे इलेक्शन हो गया, और आप पाकिस्तान के अंदर टाइम। लेकिन अब तो आप लोग फरीक बन रहे हैं ना कोर्ट में, अब तो आप लोगों को नोटिस जाएंगे, आप लोग फरीक बन जाएंगे, तो फिर किस तरह से अपना क्या किरदार करेंगे? क्या किरदार अदा करेंगे? पाकिस्तान बतूल साहबा, मेरे ख्याल में हर पाकिस्तानी को फ्रीक बनना चाहिए, वहां पे जाना चाहिए, और इमरान खान का जो ढकोसला है वो लोगों को बेनकाब करना चाहिए कि ये वो आदमी है जो इस वक्त ज़हनी तौर पे बीमार है और इस पाकिस्तान को वो महफूज करना चाहता है, पाकिस्तान के सिस्टम को महफूज करना चाहता है। कल तक वो कह रहा था जेल भरो तहरीक, आज वो कह रहे नहीं जी हमारी जमानत तो तहरीक। आप अदालत में साबित कर पाएंगे ये जो आप दलील दे रहे हैं, या आप अदालत में साबित कर पाएंगे? आप एक अनाड़ी के हाथ से बातें से उसको कह रहे हैं कि जो पूरे मुल्क को आग लगा दो और हम बाकी तमाशा देखते रहे। मेरे ख्याल में हर पाकिस्तानी को जाना चाहिए और इसमें फ्रीक बनना चाहिए कि ये बंदा इस पाकिस्तान के साथ खेल रचा रहा है। ये पाकिस्तान। ठीक है सरदार साहब, मेरे साथ काइंडली रुकिएगा। अफजल खान साहब, मुझे बताइएगा कि पॉलिटिकल पार्टीज का इसमें फरीक बनने से ये केस ज्यादा आसानी से आगे बढ़ेगा, या इसमें मजीद ये कॉन्ट्रडिक्शंस आ जाएंगी? कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं आएगी, बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। देखें, इसमें रॉकेट साइंस कोई नहीं है। सिंपल बात यह है कि अगर जमहूरियत है तो जमहूरियत में आप ये बतूल आप भी जहन में रखें कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूंसी जिसका बंदा फौत हो जाए या रिज़ाइन दे दे या असेंबली रिजॉल्व हो जाए, तो आप उस वो इलाके वो कॉन्स्टिट्यूंसीज डिसइनफ्रेंचाइज हो गई। उसके लिए मैक्सिमम पीरियड जो आइन में है वो 60 डेज है या मैक्सिमम 90 डेज है, बट नॉट लेटर देन 90 अच्छा, हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि 90 डेज गुजर गए हैं, हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि 90 डेज गुजर गए हैं, तो क्या उससे पहले अदालत भी टाइम बाउंड है कि वो उसी में ही फैसला करे? क्योंकि तो आज खुद नोटिस है, अब हमें आइडिया नहीं कि कब तक कंक्लूड होगा। बात यह है कि अदालत को पहले दिन नोटिस लेना चाहिए था, 1 महीना उन्होंने इंतजार किया। चलो हम कह लेते हैं कि देर आया दुरुस्त आया, लेकिन मैं नहीं समझता कि ये 1 हफ्ते से ज्यादा ये डिले होगा। और याद रखें कि इलेक्शन कमीशन में हमारी साल में 12 महीने हम ये प्रैक्टिस तैयारी करते रहते हैं कि कोई भी अगर कॉन्स्टिट्यूंसी खाली होती है तो उसके लिए हम फौरन 45 डेज के अंदर एक प्लान बना के सबमिट कर देते हैं। इस वक्त भी जो इलेक्शन कमीशन में इलेक्शन विंग है उसका सबमिटेड प्लान चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मेज पे पड़ा है। उन ताकतों का आपको पता है जो लोग इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस करने में डिले कर रहे हैं, रेजिस्ट कर रहे हैं, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं। बात यह है कि मैं आपसे ये कहता हूं कि अगर पाकिस्तान को आपने आइन के मुताबिक चलाना है तो आपने लोगों को वोट का हक देना है। अगर आप बगैर आइन के चलाना चाहते हैं, अगर आप पाकिस्तान के अवाम एग्री करें, मैं तो नहीं एग्री करूंगा, मैं तो नहीं सबमिट करूंगा, मैं तो बतौर डेमोक्रेटिक पर्सन मैं तो कहूंगा कि पाकिस्तान में अवाम को, जमहूर को अपने एक्सरसाइज ऑफ वोट का हक आजादाना तौर पर मिलना चाहिए। उसमें भी अभी आपने एक बात की और बड़ी अच्छी बात की कि अगर कोई है या जो पीपल्स पार्टी की तरफ से, बतौल बात सुन लो ना जी बतुल, देखो वो सियासी लोग हैं, वो सियासी बात करेंगे। मैं सियासी आदमी वल्लाह नहीं हूं, ना मैं कभी सियासी ओहदा लिया ना सियासी ओहदा लूंगा। मैं आपको ये बता दूं कि देखे पाकिस्तान का इंटरेस्ट किस चीज में है कि वी शुड बी ऑन द ट्रैक ऑफ डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी में क्या है? लोगों को जो राइट टू वोट। अब देखिए इतने अरसे से लोग डिसएनफ्रेंचाइज है, इसमें जितना डिले होगा, देखो जो ऊपर इख्तिदार में लोग बैठे हैं उनका इंटरेस्ट तो यह है कि इख्तिदार में मिला है। लोग इलेक्शन कैंपेन कन्वेस्टिंग किस लिए करते हैं? इख्तिदार के लिए। इख्तिदार उनको मिला हुआ है, उन्होंने हर सूरत में डिले करनी है। बात यह है, लेकिन पाकिस्तान के लोगों के लिए देखो पिछले 42% इन्फ्लेशन हो गई है। हम और आप जैसे जो खुशहाल लोग भी अच्छा, ये जो एक आर्ग्यूमेंट आया, ये भी एक आर्ग्यूमेंट आया कि आज खुद नोटिस लेना बनता ही नहीं था इसके ऊपर, ये भी एक तनकीद आ रही है। बतूल वल्लाह, ये चीफ
जो जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इसका पहले दिन ही लेना चाहिए था। 1 महीना उसने डिले किया है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि एज ए ऑप्टिमिस्ट अभी भी देखिए, पाकिस्तान को अगर आपने डिरेल नहीं होना देना, अगर आप काइंडली मेरे साथ ही डेमोक्रेसी है, अगर आप जी सर काइंडली मेरे साथ रहिएगा। माजिद निजामी साहब, नज़ीर अतारर साहब ने एक इंटरव्यू में कहा है कि उनकी राय, उन्होंने कुछ तारीखी हवाले दिए। उन्होंने कहा कि जस्टिस बशीर जहांगीरी ने बेनज़ीर केस में ऑडियो लीक सामने आने के बाद अदालती फैसला ख़त्म कर दिया था, मगर जज अरशद मलिक ऑडियो केस सामने आने के बाद ऐसा नहीं होगा। अब ये जो ऑडियो लीक का सिलसिला, आपको लगता है ये किस तरह से इफेक्ट करेगा? क्योंकि इसमें जजेस में भी इख्तलाफ है, एक क्रिटिसिज्म भी है, पॉलिटिकल पार्टीज ने भी वाज़े तौर पे कहा है, ये कैसे इसे इन्फ्लुएंस करेगा? जी, ये सूरत हाल इस लिहाज से थोड़ी सी मुश्किल और गंभीर नज़र आ रही है, क्योंकि मौजूदा जजेस में से कुछ के ऊपर डायरेक्टली तनकीद की जा रही है, और इस वजह से जिस तरह हम इमरान खान साहब पे ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो इलेक्शन के रिजल्ट नहीं मानते या वो अपनी मर्जी के फैसले चाहते हैं, तो इसी तरह जब इन जजेस पे तनकीद का मामला शुरू हुआ है तो ऐसा लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून भी सुप्रीम कोर्ट को टफ टाइम देना चाहती है, ताकि कोई ऐसा फैसला ना आ सके जिससे उनकी हुकूमत डिस्टेबलाइज हो। सो इसलिए इस वक्त दोनों तरफ की सियासी जमातें पॉइंट स्कोरिंग पे मेरा ख्याल है ज़्यादा तवज्जो दे रही हैं, तो उससे नुकसान ये होता है कि अल्टीमेटली जो चीज़ें हैं वो सियासी जमातों के हाथों से निकल जाती हैं, और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसके हवाले से फिर जो दोनों अतराफ के टिल्ट्स हैं वो देखने को मिलेंगे, और फिर एंड पे यही होता है कि वो फैसला राइज तो हो जाता है, वो नाफिज भी हो जाता है, लेकिन कई दफ़ा तारीख में वो मुतनाज़ा फैसले के तौर पे याद किया जाता है। तो इसलिए ये जितनी भी सियासी दर्जा हरारत में इजाफा हम देख रहे हैं, उसकी बहरहाल यही वजह है कि दोनों सियासी जमातें सियासत को ज़्यादा वक्त दे रही हैं और रियासत को कम वक्त दे रही हैं। इसी वजह से सियासतदानों पर तनकीद की जाती है कि वो अपने मसाइल का हल खुद नहीं निकाल सकते, और फिर उन्हें दूसरों की तरफ जाना पड़ता है जहाँ से कुछ ना कुछ सख्त और मुश्किल फैसले उन्हें मिलते हैं। साबिक सदर सलाउद्दीन अहमद साहब ने कहा, एमश्योर आपने भी सुना होगा, कि पिछले 5 वर्षों में एक खास जज ने हसास नौयत के 73 केसेस की समाअत की, जबकि एक और जज ने ऐसा सिर्फ 9 केसेस की समाअत में किया। तो ये अदम तवाज़ुन है। इट साउंड्स लाइक दैट। जी, इसमें इशू ये है कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट का एक तरीकेकार मौजूद है और उसमें ये डिस्क्रिशन चीफ जस्टिस की है कि उन्होंने केसेस को किस हवाले से कैसे किस किस जज के सुपुर्द करना है, तो चूंकि ये कानूनी तरीका है, इसके ऊपर एनालिसिस तज्जिया तो हो सकता है, लेकिन जजेस किस मुकदमे को सुनेंगे, बहरहाल ये चीफ जस्टिस का ही काम है और ये कानूनी तौर पे दुरुस्त है। हाँ, इसके तज्जिए में हम ये सोच सकते हैं कि कौन सा फैसला किस जमात के हक में गया या किसकी मुखालफत में गया। इसीलिए शायद तहरीक इंसाफ की तरफ से भी ये इंतजार किया जा रहा था कि ये मामला अदालत में जाए, क्योंकि बहरहाल उन्हें भी माजी में कई फैसलों से ये उम्मीद बन चुकी थी कि अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी मर्जी का फैसला या इंसाफ के तकाजे पूरे हों, दोनों सूरतों में वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ ही देख रहे थे। तो इसलिए ये बात कहीं ना कहीं लगती है कि तहरीक इंसाफ का टिल्ट भी यही था कि ये मामला किसी न किसी तरह अदालत पहुंच जाए, क्योंकि बहरहाल उन्हें मौजूदा अदालती निज़ाम से काफी रिलीफ मिला। अब माजिद, मुझे यहाँ पे एक ब्रेक लेनी है और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जेल भरो तहरीक पे बात करेंगे कि उसका हाल क्या है और उसका मुस्तकबिल क्या होगा। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुद पुलिस गाड़ियों पर चढ़े थे और अब अदालत पे बोझ डालने आ गए हैं। ये रिमार्क्स जुमे को पीटीआई रहनुमा शामिल महमूद कुरैशी और दीगर की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्त पर जस्टिस शहराम सरवर चौधरी ने दिए कि अब गिरफ्तारी दे दी है तो अब जमानत या बाजियाबी किस बात की। ये थोड़ा कन्फ्यूजन है कि जेल भरो तहरीक से इतनी जल्दी आपको जमानतें भी चाहिए और बाजियाबी भी चाहिए। ब्रेक लेते हैं वापस। में खुशामदीद नदीम कुरैशी साहब, पहले आपको मैं शॉर्ट सुनवाती हूँ। प्रिजन वैन में बैठना चाहते हैं, प्रिजन वैन ओपन है, खड़ी हुई है, आप उनमें बैठ सकते हैं। जो भी पीटीआई के कारकुनान प्रिजन वैन में बैठना चाहते हैं, प्रिजन वैन खड़ी है, आप उनमें जाके बैठ सकते हैं। प्रिजन वैन में बैठना चाहते हैं, प्रिजन वैन ओपन है, खड़ी हुई है, आप उनमें बैठ सकते हैं।
जो भी पीटीआई के कारकुनान प्रिजन वैन में बैठना चाहते हैं, प्रिजन वैन खड़ी है, आप उनमें जाके बैठ सकते हैं। जी, आपने ये सुना जिसमें मुझे लगता है कि ये आउट ऑफ द ब्लू ऐसा मिसाल सामने आई कि पुलिस खुद लाउड स्पीकर में बोल रही है और इनविटेशन दे रही है कि आप आ जाएं और गिरफ्तारी दे दें। इतनी मोहब्बत से गिरफ्तार होने के लिए आपको ऑफर हो रही है और फिर भी कोई जाके बैठ नहीं रहा, बल्कि कुछ जगहों पे ये मिसालें हैं कि उसका टायर का हवा निकाल दी। तो नदीम कुरैशी साहब, इसको कॉन्टेक्स्ट में रखते हुए लाहौर हाई कोर्ट ने जो कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुद पुलिस गाड़ियों पर चढ़े और अब अदालत पर बोझ डालने आ गए हैं, ये उन्होंने एक बाजियाबी की दरख्वास्त के रद्द अमल में कहा है। जी देखिए, मैं आपको गुजारिश करूं बतूर, सबसे पहली बात यह है कि ये जेल भरो तहरीक की जरूरत क्यों पेश आई। इस जेल भरो तहरीक से हमने एक मैसेज देना था पूरे पाकिस्तान को कि जिस तरह से इस जमहूरी गवर्नमेंट को जो नाम नहाद जमहूरियत के नाम पर यहाँ मौजूद है और जिस तरह से इन्होंने पिछले 10-11 माह में इमरान खान समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम टॉप से बॉटम लीडरशिप तक FIR दर्ज करवाई, और ये कभी माजी में नहीं हुआ कि किसी शख्स पर एक ही जुर्म की FIR पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में दर्ज करती जाए। उसमें सहाफी भी आ गए, उसमें सिविल सोसाइटी भी आ गई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सारी लीडरशिप आ गई। हम नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान में इंतशार बढ़े, हम नहीं चाहते थे तोड़ फोड़ हो, निजी अमलाक को, सरकारी अमलाक को लोग नुकसान पहुंचाएं। हमने अपने आप को सरेंडर किया, अपने आप को पेश किया कोर्ट्स के जेलों में कि जी हमें डाल दें जेलों में। सेकंड, किसी शख्स ने हाई कोर्ट में या किसी अदालत में ये नहीं कहा कि हमें बेल दी जाए। हाँ, ये जरूर है कि जब लाहौर से हमारे टॉप लीडरशिप शाह महमूद साहब, असद उमर साहब, डॉक्टर मुराद रास, उमर चीमा, इन लोगों को गिरफ्तार किया गया या इन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी, तो 24 घंटे तक नोबडी नोज के ये है कहां। देखिए, अगर कोई शख्स, ये पॉलिटिकल प्रिजनर है, ये कोई जुर्म करके वहां गिरफ्तार नहीं हुए, ये इस मुल्क की निजाम अदल को, निजाम सियासत को, इस मुल्क के ताकतवर और थिंक लेकिन टैंक्स को नदीम ये कुरैशी एहसास साहब, आपकी दिला- बात बिल्कुल ठीक है कि पता जरूर होना चाहिए कि कौन कहाँ जा रहे हैं, लेकिन इससे आपको तासुर ये आ रहा है कि आपकी लीडरशिप परेशान है, गिरफ्तारियां नहीं देना चाहती, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कारकुनान ही गिरफ्तारियां दें। और आपकी ये ओपिनियन भी बिल्कुल ठीक है कि गवर्नमेंट हमारी तहरीक को मुतासर करने के लिए लीडरशिप को गिरफ्तार करी, लेकिन लीडरशिप ऐसा करेगी तो तहरीक में जान आएगी ना। लेकिन जिस तरह की बातें शाह महमूद कुरैशी कर रहे हैं, उससे आपके कारकुनान का जज्बा मुतासर होगा। बतूल आप देखें, तमाम टॉप लीडरशिप ने गिरफ्तारी दी। असद उमर साहब या शाह महमूद कुरैशी पार्टी के वाइस चेयरमैन है, 9 बार MNA रहे हैं, पाकिस्तान के वजीर खारजा रहे हैं, और मैं तो उनके हल्के से उनके साथ MP हूं, लेकिन उनके रिपोर्टेडली नीचे उन्होंने वाले कहा सूबाई कि मैं हल्के से। जेल में नहीं रह सकता, मेरी तबीयत खराब है, मुझे एक बीमारी है। शदीद तकलीफ है जी, उन्हें, कमर की दर्द की बड़ी शदीद तकलीफ है। वो पिछले 6-7 माह से वह किसी सॉफ्ट जगह नहीं बैठ सकते, उनके लिए स्पेशल चेयर लाई जाती लेकिन है। नदीम कुरैशी और साहब, लेकिन लोग इन्होंने- निकल भी इन्होंने तो क्या नहीं किया? रहे ना। इन्होंने KPK क्या से किया? कितने लोगों ने गिरफ्तारी दी है? KPK से बताएंगे आप? 18,000 तो असद कैसे देखिए, निकला था? हर UC से 10 आने थे, किधर है? मैं आपको गुजारिश कर दूं, KPK में कितने लोग निकले हैं आपने देखा? पेशावर में कितने लोग निकले हैं? थाउजेंड्स में लोग निकले हैं, जेल की तरफ बढ़े हैं, लेकिन उन्होंने उस वक्त गिरफ्तार नहीं किया। और आपने ये जरा महसूस किया कि ये जो ड्रामेबाजी हो रही है कि लोगों के घरों के बाहर बाइक देकर खड़ा किया जा रहा है और उसकी कवरेज करवाई जा रही है, ये कौन सी, ये भी तो एक ड्रामा है, ये भी गवर्नमेंट एक्टिंग कर रही है। भाई, लोग जो अपने आप को निकले हैं घरों से बाहर, क्या इमरान खान की पेशी पे सारा लाहौर नहीं बनाया था लाहौर हाई कोर्ट में? एक तरफ तो ये कहते थे कि जी आप कोर्ट्स पर दबाव डाल रहे हैं, आप इमरान खान साहब ने लाहौर हाई कोर्ट के इहाते में जलसा किया है, एक तरफ कहते हैं जी लोग गिरफ्तारी देने के लिए नहीं निकले। अब तक आप लोगों के बिल्कुल कितने निकले हैं लोग लोग, जेलों में? अब बिल्कुल तक आप निकल रहे हैं लोगों के लोग। कितने? नदीम भाई, कुरैशी जिस साहब, मुल्क में आटा 200 रुपए किलो कर दिया जाए, जी, जिस मुल्क जी। में आटे की रोटी जो है वो 50 रुपए की मिले, आप जब दूध बताइएगा 200 रुपए इस किलो का वक्त मिले, पूरे मुल्क जब में। बिजली का यूनिट 50 जी रुपए का नदीम कर दिया कुरैशी जाएगा, साहब, सवाल करने का लोग मौका दें, ऑलरेडी जेल में रह रहे हैं। सवाल करने का मौका दें। इस वक्त मुल्क की मुख्तलिफ जेलों में आपके कितने बंदे हैं? देखिए, हमारी जो तहरीक शुरू हुई लाहौर से हुई। लाहौर में हमारे कुछ 100 के करीब लोग गिरफ्तार हुए। गिरफ्तारियां ज्यादा लोगों ने दी, लेकिन उन्होंने बहुत सारे लोगों को प्रिजनर्स वैन में घुमाया और बाद में उनको रिलीज कर दिया। जो डॉक्यूमेंटेड लोग हमारे पास हैं वो 100 के, हमारी तमाम लीडरशिप के अलावा 77 लोग लाहौर से गिरफ्तार हुए। और आप देखिए कि लाहौर से गिरफ्तार लोगों को यहाँ भक्का, मियां वाली, डीजी खान, राजनपुर,
रहीम यार का कौन सा जुर्म किया है इन्होंने? क्या आपकी ये मेंटेलिटी क्या बता रही है? ठीक है, आपका ये रवैया क्या बता रहा है? ठीक है नदीम कुरैशी साहब, आपको अपने साथ खिलाफ होने रहिएगा। वाले माजिद केसेस निजामी साहब, ये बताइए, हाँ। जेल भरो तहरीक का जो पेस है, ये आपको लगता है कि ये बिल्कुल ठीक है? जी, मैं इसको एक मुख्तलिफ नज़र से देखता हूँ। मेरे ख्याल में ये एक अलामती एहतजाज है और तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि वो अपने हामियों को इलेक्शन तक किसी न किसी एक्टिविटी में मसरूफ रखे, ताकि वो जो उनका जोश और जज्बा है वो कम ना हो, वो घरों में ना बैठ जाएं और कुछ ना कुछ मीडिया के ऊपर भी प्रेजेंस रहे। तो चूंकि इस जेल भरो तहरीक में गिरफ्तारियों के नंबर्स बहुत कम हैं, ये बहरहाल एक हकीकत है, लेकिन वो होता ही है कि चूंकि मुजाहिरे, जलसे, जुलूस, वो एक हंगामा एक्टिविटी लगी रहती है, जिससे तहरीक इंसाफ को ये मौका मिला है कि वो शहरों के अंदर अपने कारकुनों को एक्टिवेट रखे। इसी तरह अभी चूंकि जिन गिरफ्तार रहनुमाओं को मुख्तलिफ शहरों की जेलों में ले जाया गया है, वहां पे भी ठीक है माजिद, मुझे क्विकली आपसे और नदीम से एक सवाल करना है, मुझे आपका उस पर भी रिस्पॉन्स चाहिएगा, लेकिन मेरे पास वक्त कम है, मैं आपके पास दोबारा आती हूँ। जी अफजल खान साहब, आप मुझे बताइएगा कि जेल भरो तहरीक इलेक्शन जल्दी कंडक्ट करवाने में कामयाब हो सकती है या नहीं? देखें, ये एक पीसफुल वे ऑफ प्रोटेस्ट है और इनका राइट है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का। पाकिस्तान बनने से पहले ये जो तहरीकें थीं उसमें इस किस्म की तहरीकें हुई हैं। और देखें, दो तरीके होते हैं आपको प्रोटेस्ट के, एक ये है कि तशद्दुद वाला, एक ये है कि पीसफुल। दिस इज़ अ पीसफुल वे ऑफ प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट अ गवर्नमेंट, अगेंस्ट अ सिस्टम, और उसमें ये इट इज द राइट ऑफ द पीपल। लेकिन ये थोड़ा बता दीजिएगा कि ऐसी कोई नजीर आपको मिलती है अब ये कि कामयाब होता है? क्या पुलिस ऐसे ही बुलाती है? आमतौर पे ऐसे ही बुलाते हैं कि आ जाएं और गिरफ्तारी दे दें, यही तरीका है? वैसे मैंने आपकी जितनी बातें सुन रहा था, लगता है कि आपने वो वीडियो देखी है, वो वीडियो मैंने भी देखी है, लेकिन उसके अलावा जितनी वीडियो पेशावर की, सुबह सरहद की, पंजाब की, रावलपिंडी की, लाहौर की आपने बिल्कुल नहीं देखी। या आपकी नजर खराब है या कोई प्रॉब्लम है? मैंने आपसे पूछा कि क्या ये तरीका यहाँ पे बैठती हैं, आप जब बैठती हैं यहाँ पे, तो आपको एक एंकर, एक ऑब्जेक्टिव, एक न्यूट्रल के तौर पे होना चाहिए। अगर आप साइड लेंगी तो आपके व्यूअरशिप भी कम होगी और आपका कोई इंप्रेशन भी नहीं बनेगा। अब आप ये कहती है कि ये चीज नाकाम हो गई है। मेरी बात सुने, मैंने आपसे सवाल पूछा है कि क्या ये तरीका कार ठीक है कि पुलिस खुद इन्विटेशन दे? मैंने आपसे पूछा क्या ये ऐसी आपको कोई नजीर मिलती है? ये मैंने आपसे पूछा है कि इज दिस राइट? ये बिल्कुल ड्रामा था। जितने लोग उनके पास आए वो उन्होंने आज भी पिंडी से लेके मंदरा में छोड़ दी है। बात यह है कि बेटे, हमें और आपको वो जो चीज रिपोर्ट करनी है वो बिल्कुल गलत है और वो है ये ठीक है। खान साहब, आपकी ओपिनियन मेरे पास आ गई। मैं आपसे बस सवाल कर रही थी कि नजीर आपको मिलती है, आपका क्या ख्याल है? और आपने कहा मैं बायस्ड हूं, हालांकि मैं तो पूछ रही थी। आपको देखिए, आपको भी पता है कि इसकी कोई नजीर नहीं मिलती। पुलिस वाला ऐसे कहेगा कि आ जाओ दे दो। अगर मुझे सब कुछ ही पता होता तो मैं किसी इलेक्शन एक्सपर्ट को क्यों बुलाऊं अपने प्रोग्राम में? अफजल खान साहब, कुछ चीजें तो आप लोगों से पूछने के लिए आपको बुलाया ना बेटे, लेकिन उसके लिए दिल की जो कान है वो मैं कोशिश करूंगी कि मैं अपने दिमाग की आप जानती हैं और जो आप नहीं जानती, या जो आप पसंद करती हैं या जो नापसंद करती हैं, वो दोनों आप सुनेंगी। जी बिल्कुल, यहाँ पे अगर आप मुतफर्रिक राय सुनना चाहती हैं, अगर आप एक किस्म की राय सुनना चाहती हैं तो आपको वही लोग सुनेंगे जो ठीक है। अफजल खान साहब, आपका जवाब आ गया सर, थैंक यू। नहीं सर, मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ, उसको क्लियर कर ले, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। अच्छा नदीम कुरैशी साहब, मेरा आपसे सवाल ये, शॉर्टली मुझे बताइएगा कि PMLQ से तो अब अलहदा कर दिया, उनका ओहदा भी ले लिया और नाम इस्तेमाल करने से भी मना किया, तो परवेज़ इलाही इमरान खान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात बेहतर करने में किरदार अदा करेंगे? आपको लगता है ऐसा होगा? देखिए, मुझे तो इस तरह की बहुत सारी अहम बातों का नहीं पता, और आपका सवाल मेरे लिए बड़ा दिलचस्प सवाल है कि क्या वो रोल प्ले करेंगे। इमरान खान साहब का किसी फर्द के साथ, मेरा या हमारी जमात का किसी फर्द के एटीट्यूड के साथ, उसके बिहेव के साथ, नेशनल एजेंडे को नुकसान पहुंचाने के खिलाफ हमारा कोई हमारा राय हो सकती है। हम किसी इदारे के ना कभी खिलाफ थे ना है, हमारे सबसे ताल्लुकात अच्छे हैं, एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात अच्छे हैं। एस्टेब्लिशमेट बुनियादी तौर पर मुल्कों की हिफाजत की जिम्मेदार होती है, लेकिन क्या इमरान खान जिम्मेदार होती है। जी कभी एस्टेब्लिशमेंट ये नहीं करती, कभी किसी शख्स को गद्दार डिक्लेयर कर दे, कभी किसी शख्स को महात्मा बना दे। लेकिन मैं बस शॉर्टली ये आपकी राय जानना चाहती थी कि परवेज इलाही क्या किरदार अदा करेंगे। जी ठीक है, थैंक यू। माजिद, प्लीज आप मुझे बताइएगा कि परवेज इलाही इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात बेहतर बना सकते हैं?